हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो कईयों के लिए कुछ प्रॉब्लम रहता है कि व्हाट इज हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड व्हाट द मेन टर्म्स दैट हाइगेन गिव्स अबाउट दैट प्रिंसिपल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ यहाँ पे वेव्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हाइगेन्स प्रिंसिपल से पहले आपको एक पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है, दैट इज वेव फ्रंट। That is wave front. According to the name, what is the front? अगर मैं किसी भी चीज के फ्रंट को डिस्कस करूंगा तो लाइक ये मार्कर है, इस मार्कर का फ्रंट क्या है बेटा? दैट इज द फ्रंट ऑफ दैट मार्कर। ये इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट है। तो सेम सिनेरियो हमारे पास में यहाँ क्या रहेगा कि वेव फ्रंट क्या है? अगर आप वेव्स के एक बंडल को स्टडी कर रहे हो और उस बंडल को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम वहां पर एक चीज कंसीडर करेंगे कि जितनी भी वेव्स को आप स्टडी कर रहे हो वो सब क्या है? सेम फेज में मूव कर रही है। तो अगर वो सेम फेज में मूव करेंगी तो आपके पास में वेव्स कैसी होंगी? देखो बेटा, लाइक दिस। ये एक वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है। ओके, तीन वेव्स को हमने स्टडी कर लिया। अब ये वेव्स क्या आ रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वेव्स फ्रंट का मींस क्या है? लोकस ऑफ द ऑल पार्टिकल्स व्हिच ऑसिलेट्स इन सेम फेज। अब देखो, इस पॉइंट पे क्या है कि जो पार्टिकल होगा वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन पे और एम्पलीट्यूड पे। यहां पर अगर हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो वो कहां होगा? ऑब्वियसली ट्रफ की कंडीशन में। और यहां पर भी ये कंडीशन भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रफ की। तो क्या है कि बेटा ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं नेगेटिव एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीनों सेम फेज में। और जब हम सेम फेज में होने वाले पार्टिकल्स का लोकस फाइंड करेंगे, दैट लोकस इज कॉल्ड व्हाट? वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट्स, ये वेव फ्रंट की जो स्टोरी है, वो जो वेव फ्रंट का पूरा फिनोमिना है, किसने स्टार्ट किया था? वो हाइगेन ने स्टार्ट किया था। हाइगेन्स ने अपने जितने भी फिनोमिना को दिया उसमें उन्होंने वेव्स को यूज करने की बजाय किसका यूज किया है? वेव फ्रंट का यूज किया है। हर फिनोमिना को, जैसे उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, उन दोनों एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने किसका यूज किया? वेव फ्रंट का यूज किया। तो वेव फ्रंट का पार्ट क्लियर हो गया। जो भी फ्रंट पार्ट होगा सेम फेज में होगा, अगर आप उसका लोकस फाइंड करोगे तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा? वेव फ्रंट। अब दैट मींस ये नहीं है कि इसका मतलब वेव फ्रंट पार्ट है तो यही होना चाहिए क्योंकि ये इसका फ्रंट पार्ट है और सेम फेज में मूव कर रहे हैं। नहीं बेटा, जितने भी पार्टिकल्स आपके पास में सेम फेज में मूव कर रहे होंगे, इट्स लाइक ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं तीनों को ही ज्वाइन करके इसका लोकस फाइंड करूंगा तो ये भी वेव फ्रंट है। तो स्टूडेंट्स, ये भी वेव फ्रंट है, नेक्स्ट वन भी वेव फ्रंट है और ये भी वेव फ्रंट है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है? लैम्डा लेंथ। तो लैम्डा लेंथ में हम कितने वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं? तो उसका वैल्यू क्या आएगा? इनफाइनाइट। मतलब कितने भी वेव फ्रंट्स को आप यहां पर ड्रॉ कर लो। पॉइंट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पे। जब हम वेव फ्रंट्स के टाइप को मूव करेंगे तो पहला वेव फ्रंट का जो टाइप आएगा वो आएगा आपके पास में स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट को आप कैसे प्रोड्यूस करोगे? यहां पर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट सोर्स के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं एक पॉइंट सोर्स को डिस्कस करूंगा तो बेटा ये पॉइंट सोर्स है, ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा? वेव्स को इमिट करेगा। तो ये सराउंडिंग में वेव इमिट हुई, यहां पर हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, इस डायरेक्शन में भी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, इस डायरेक्शन में भी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, अब डायरेक्शन में भी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ। तो हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ तो सब सेम फेज में हुए। सेम फेज में हुए तो मैंने इसका लोकस फाइंड कर लिया, और लोकस फाइंड करूंगा तो अगर मैं इसे 3D स्ट्रक्चर में बनाऊं तो एक स्फीयर बन जाएगा। दैट्स व्हाई इस वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। हम स्टडी क्या कर रहे हैं बेटा? हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट को स्टडी कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ये पार्ट सिंपल था। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। वेव फ्रंट का जो सेकंड पॉइंट हो सकता है दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए क्या करना होगा? आपको किसी भी लेंथ सोर्स का यूज करना पड़ेगा, किसी भी रोड सोर्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे ट्यूबलाइट। अब अगर मैं यहाँ पे किसी एक सोर्स को कंसीडर करूं लाइक दिस,
ये मेरे पास में एक सोर्स है, ये सोर्स कर क्या रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, लाइट को एमिट करेगा तो लाइक दिस, सेम फेज में हुआ। ऐसे ही फ्रंट डायरेक्शन में भी सेम फेज में आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सेम फेज में आ जाएगा, राइट में हम कर चुके हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में भी लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सेम फेज वाले मॉलिक्यूल्स का लोकस फाइंड करूंगा तो देखो, अगर मैं ये पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट्स, ये बात समझ में आ गई। अब ये पॉइंट 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऐसे होंगे, तो जब मैं इनका लोकस फाइंड करूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो यहां से मेरे पास में जो वेवफ्रंट जनरेट होगा दैट इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। और एक थर्ड टाइप का वेवफ्रंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन वेवफ्रंट। होता क्या है कि जब स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हेन सोर्स इज पुट एट इंफिनिटी, तो उस केस में क्या होता है कि ये अपने जो कर्व नेचर है उसको क्या कर देते हैं, वैनिश कर, इनका जो कर्व नेचर है वो वैनिश हो जाता है और ये क्या होते हैं, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद है 9th चैप्टर जिसमें हम क्या बोलते हैं, when the rays come from an object which is situated at infinity then the rays are parallel to each other। तो इट मींस क्या कि वो पैरेलल हो जाएंगे, तो इट मींस ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब ये तो मैंने 2D में डायग्राम बनाया है, 3D में क्या मींस है, इसके इस डायरेक्शन में रेज है और रेज है और रेज है, जब आप सभी को कंबाइन कर दोगे देन यू गॉट व्हाट, यू गॉट अ प्लेन वेवफ्रंट। व्हाट यू गॉट, अ प्लेन वेवफ्रंट। तो स्टूडेंट लर्न वन थिंग, whenever you got the parallel rays then that parallel rays always make plane wavefront, and plane wavefront is important for us because in the every point of the Huygens principle we will use plane wavefront। that is clear for you। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको वेवफ्रंट का जो पार्ट है वो क्लियर हो गया। ये एक बेसिक नीड था अगर हमें हाइगन प्रिंसिपल को क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे हाइगन प्रिंसिपल को क्लियर करूं तो मेरे पास में हाइगन प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, ओके। तो हाइगन प्रिंसिपल पे हम मूव करते हैं। हाइगन प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स हैं, दैट पॉइंट नंबर 1, each and every point of wavefront behave like a source, जब हम वेवफ्रंट को क्रिएट करना सीख गए हैं तो हाइगन के इस फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट मींस मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक प्लेन वेवफ्रंट का यूज कर रहा हूं जो आपको प्लेन है बट आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक लाइन शो हो रही है, क्लियर। तो मैं इसे एक दो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हियर ए बी इज ए प्लेन वेवफ्रंट, पार्ट क्लियर, सिंपल। अब देखो ये तो था इसका पहला पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, इट मींस मैं जितने भी पॉइंट्स इस पे कंसीडर कर सकता हूं, कितने पॉइंट कंसीडर कर सकता हूं बेटा, दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो जितने भी पॉइंट्स मैं यहां कंसीडर कर सकता हूं दैट ऑल द पॉइंट्स बिहेव्स लाइक ए पॉइंट सोर्स। तो ये इतने सारे क्या हो गए, पॉइंट सोर्स हो गए। अब इसके बाद में जो हाइगन का सेकंड रूल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो समझाता है प्रोपगेशन ऑफ वेवफ्रंट को। अब प्रोपगेशन ऑफ वेवफ्रंट को कैसे क्लियर करता है, सुनो। आफ्टर टी टाइम वी ऑल नो दैट रेज आर मूविंग, जो रेज है वो प्रोपगेट हो रही है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि रेज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये मेरे पास राइट डायरेक्शन हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि यहां से रेज इमर्ज हुई, बट अगर ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स का मींस क्या होता है, रेज तो चारों डायरेक्शन में इमर्ज होगी, ठीक है। अराउंड हर डायरेक्शन में रेज को अगर वो इमर्ज करेगा तो इट मींस इस डायरेक्शन में भी रेज इमर्ज होगी, इस डायरेक्शन में भी रेज इमर्ज होगी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। अगर मैं टी टाइम की बात करूंगा तो यहां से मेरे पास में क्या होगा, एक अदर वेवफ्रंट जनरेट होगा, और वो अदर वेवफ्रंट कौन सा होगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट। बात समझ में आ रही है। देखो पहले सिस्टमैटिक ढंग से क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेवफ्रंट,
ए बी वेव फ्रंट का जो भी पॉइंट होगा वो बिहेव करेगा एज ए पॉइंट सोर्स, और उस पॉइंट सोर्स से बनेगा आपके पास में अगेन एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बात क्लियर होगा? तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे दो चीजों की बात करेंगे। कौन सी दो चीजों की? पॉइंट नंबर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स को, और हम यहां पर डिस्कस करेंगे किसको? सेकेंडरी वेव फ्रंट को। अब यहां मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। सोर्स से जो बनने वाला फर्स्ट वेव फ्रंट है, जो वेव्स के थ्रू बनेगा, दैट वेव फ्रंट ए बी इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। इसके बाद में जितने भी आगे वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे, दिस ऑल वेव फ्रंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। पहली बात क्लियर? अब जो फर्स्ट प्राइमरी वेव फ्रंट होगा वो किससे बनेगा? वो वेव्स से बनेगा। मतलब वेव्स के अंदर आप उन पॉइंट्स को फाइंड करोगे जो सेम फेज में होंगे, उनका आप लोकस फाइंड करोगे, तो लोकस फाइंड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? वेव फ्रंट आ जाएगा। बट द मेन पॉइंट इज, जब वो वेव फ्रंट का पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक ए सोर्स, then that point source emit the secondary wavelets। तो सेकेंडरी वेवलेट से क्या होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जो आपके पास में है, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट हर आपके पास में पॉइंट सोर्स से जनरेट होंगे, जितने पॉइंट सोर्स आप कंसीडर कर सकते हो। बात समझ में आ रही? हालांकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, पर मैं यहाँ पे इसलिए बड़ा रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि मैं इसको क्लियर कर पाऊं। क्लियर? तो जितने भी स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां पर जनरेट होंगे, उन सभी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स पर when you draw a tangent like this, then this tangent will represent the secondary wave front A dash B dash। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पूछोगे कि सर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट कुछ नहीं होगा बेटा। A dash B dash अब किसका बिहेव कर रहा है? वेव फ्रंट की तरह बिहेव कर रहा है। A dash B dash का each and every point will behave like a point source। अब यहां पर पॉइंट सोर्स होंगे, वो पॉइंट सोर्स क्या करेंगे? अगेन स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरेट करेंगे। जब हम उन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगेन सेकेंडरी वेव फ्रंट को जनरेट करेगा। तो इट मींस क्या है? इसके बाद में एक सेकेंडरी वेव फ्रंट आया, देन अगेन सेकेंडरी वेव फ्रंट आया, देन अगेन सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब स्टूडेंट्स कई कंफ्यूज हो गए कि सर ऐसे कैसे समझा दिया? ये बात तो बिल्कुल क्लियर ही नहीं कि ये वेव फ्रंट आगे की ओर कैसे मूव कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स को रोज में असेंबल कर दिया, और ये मेरे पास में कंप्लीट रोड है। ये क्या है? रोड है जहां पे ट्रैफिक चलते हैं, ठीक है, ट्रैफिक वगैरह मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स की 3 रोज बना दी, ठीक है। मैंने बोला कि स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ो। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ होगा क्या? ये फर्स्ट वाले अब इस पॉइंट को छोड़ के यहां चले जाएंगे, फिर उससे भी आगे चले जाएंगे, उससे भी आगे चले जाएंगे। तो होता क्या जा रहा है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं वो आगे की ओर मूव करते जा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर तो ये पार्टिकल्स ही आगे मूव कर रहे हैं। यहां पर ये पार्टिकल्स खुद जनरेट कर रहे हैं वेव फ्रंट, अपने आप को एज ए पॉइंट सोर्स बिहेव करवा। जैसे मैं इसे कंसीडर कर लूं कि ये जो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने स्टूडेंट्स कंसीडर किया था, वो पॉइंट्स क्या करेंगे? अपने में से रेज को इमिट करेंगे, और इन रेज का अगेन आप क्या करोगे? एक लोकस फाइंड करोगे। तो वो लोकस किसका काम करेगा? नई वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास में ये वेव फ्रंट वाला और सेकेंडरी वेव फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, और आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए कि सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेव फ्रंट में क्या डिफरेंस है, तो यहां एक मेन बात पे चलते हैं कि हाइगेन का जो ये प्रिंसिपल है, वेव फ्रंट वाला प्रिंसिपल, ये उसी टाइम फॉल्स हो गया था। कैसे फॉल्स हो गया था? स्टूडेंट्स जब भी मान लो मेरे हाथ में एक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च को मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद में क्या होगा? लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मैं टॉर्च का यहां एक डायग्राम बनाता हूं, ये रहा टॉर्च। तो इससे अगर लाइट इमिट होगा तो बेटा ऐसे मूव करेगा, ये बात तो सबको पता है। अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट को जनरेट करूंगा तो वेव फ्रंट लोकस के अकॉर्डिंग लूंगा, तो मेरे पास में ये वेव फ्रंट हो जाएगा ए बी, मेरे पास में वेव फ्रंट हो गया।
अब हाइगेन क्या बोला कि जितने भी पार्टिकल्स AB पर प्रेजेंट होंगे वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो इट मींस क्या है कि यहां पे एक पॉइंट सोर्स है, वो क्या करेगा, रे को इमिट करेगा, तो रे अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो दैट मींस क्या है कि टॉर्च अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट देता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड भी टॉर्च का लाइट होना चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं। बैकवर्ड कोई डायरेक्शन, बैकवर्ड कोई लाइट टॉर्च के थ्रू मूव करता ही नहीं। तो जब हाइगन से ये प्रिंसिपल से ये पूछा गया हाइगन से कि सर प्लीज ये बताइए कि बैकवर्ड वाली रेज का क्या हो, तो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि बैकवर्ड वाली रेज की जो इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है और जितनी इंटेंसिटी होती है वो फॉरवर्ड रेज की होती है, जो प्रॉपर्ली सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। दैट्स व्हाई इसको उसी टाइम में फास्ट कंसीडर कर लिया गया, बट फिर भी इसके थ्रू क्या किया, हमने बहुत सारे कांसेप्ट्स को सोल्व आउट कर लिया। मतलब इसके थ्रू हमने रिफ्लेक्शन को क्लियर कर लिया और इसी के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन को भी क्लियर कर लिया। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अब कैसे प्रूव किया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को, चलो उसे सोल्व आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइगन के प्रिंसिपल का यूज करेंगे और यहां पर क्लियर करेंगे किसको, रिफ्लेक्शन को, कि हाइगन के प्रिंसिपल से हम रिफ्लेक्शन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स एक बात बताता हूं आपको, इस डायग्राम को ध्यान से समझना, क्योंकि जितना इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट थिंग है वही इसका मेन पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे डायग्राम को स्टडी करूं तो मैंने सबसे पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कंसीडर करते हैं। this one is the reflecting surface, because we are reading Huygens principle, so we are not going to consider any ray, we are going to consider a wavefront. So wavefront is incident on this reflecting surface like this. So I am making a diagram of wavefront like this. This is a wavefront, we can say this wavefront as AB. So we incident AB wavefront on a reflecting surface. So अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंसिडेंट एंगल, क्योंकि अगर आपको रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है तो इट मींस आपको क्या प्रूफ करना है, दैट एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। तो हमें एंगल I चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो 100% ये एंगल किसकी तरह बिहेव करेगा, I की तरह बिहेव करेगा, नो डाउट, सिंपल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जैसे ही ये रेज यहां पर आई, अब क्या हुआ, हम यहाँ पे हाइगन्स का प्रिंसिपल लगाते हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए वेवफ्रंट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट सोर्स। सो पॉइंट A is behave like a point source and point B is also behave like a point source. If the both point is behaving like a point source, then after time t, what happens? Then after time t, the ray emit from the point A will reach due to reflection at this point. That is called A dash. And same after t time, the ray incident from the emit from the B point will reach at this point. That point is called B dash point. Clear? Both the ray cover the same distance. Why? Because both the rays are present in the same medium, and after a equal time period small t, both rays covers equal time period. So we can consider that A dash is equals to B dash. Clear? And a new wavefront is formed. That new wavefront is called A dash, B dash. Now wavefront will move in the forward direction like this. So this is the reflected wavefront and this is the incident wavefront. That is clear for you? Or अगर मैं रिफ्लेक्शन एंगल को फाइंड करूंगा, then I have to draw a normal. This angle is called reflected angle, that is angle R. इतना पार्ट क्लियर स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन? अगर ये पार्ट क्लियर है तो बेटा ये भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। कैसे, वो देखो। अगर हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को स्टडी करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंगल्स को स्टडी करता हूं। स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक पार्ट को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं जो मैं हाइगन के प्रिंसिपल में क्लियर करना था, दैट एंगल बिटवीन ray and wavefront is always equals to 90 degree, is always equal to 90 degree. Clear?
तो अगर ये 90 डिग्री के इक्वल होगा तो स्टूडेंट मैं एक आपको करके दिखाता हूं, नेक्स्ट मैं कंसीडर करूंगा यहां से लेके यहां तक का एंगल 90 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल 90 डिग्री है, दैट मींस ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा 90 माइनस आई। ओके, अब ये 90 माइनस आई है, देन द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस क्या हुआ, ये 90 माइनस आई, ये कंप्लीट 90, तो ये एंगल कितना बन गया, दैट इज एंगल। तो जैसे आपके पास में एंगल ये आई है, वैसे आपके पास में इस आर के थ्रू ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अगर आपको ये दो पार्ट क्लियर है तो हम यहाँ दो ट्रायंगल्स को स्टडी करेंगे। अब वो दो ट्रायंगल्स हमारे पास में क्या है, दैट इज द ट्रायंगल ऑफ ए डैश बी डैश। कौन सा, ए डैश बी डैश। दूसरा ट्रायंगल होगा ए बी एंड बी डैश एंड ए बी एंड बी डैश। अच्छा स्टूडेंट्स रिवाइज करो, क्लास 10 में आपने एक चीज पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस किसके लिए, ट्रायंगल्स के लिए। अब इसके लिए आपको तीन कंडीशंस को प्रूव करना था। तो देखो तीन कंडीशंस यहां कौन कौन सी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये वेव फ्रंट और रे के बिटवीन बन रहा है। अगेन वेव फ्रंट कौन सा है, ए डैश बी डैश, और रे कौन सा है, ये वाला। तो ये एंगल भी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये भी रे और वेव फ्रंट के बिटवीन बन रहा है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो एंगल ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू में एंगल ए बी डैश इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 90 डिग्री। फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। सेकंड केस पे चलते हैं, दैट AP इज कॉमन, AP इज इक्वल्स टू में AB is common, and the third one is what, AA dash is equals to BB dash. So AA dash is equals to BB dash, that is equals to जितना light of velocity of light multiply with time period. Clear for that? So student, that means this both triangle is congruent. Okay, then if we discuss about the congruent triangles, all the points of the congruent triangles is equals to each other. That's why angle I is equals to angle R. तो जैसे ही हम इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं कि एंगल I एंगल R के इक्वल है, ठीक है, तो दैट मींस क्या, दैट मींस ये है कि हमने हाइगेन के प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्लेक्शन को क्लियर कर दिया। तो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव हम करते हैं किस पे, रिफ्रैक्शन पे। तो रिफ्रैक्शन पे मूव करते हैं। ओके, तो मैंने सिर्फ कर दिया। अब हम चलते हैं किस पे, रिफ्रैक्शन पे। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन के अंदर हमें, जब हम हाइगेन के प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्रैक्शन को क्लियर करेंगे, तो रिफ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, दो मीडियम्स का रिक्वायरमेंट रहता है। तो दोनों मीडियम्स का हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटरफेरेंस कंसीडर करेंगे। यह आपके पास में आ गया इंटरफेरेंस, किसकी, दो मीडियम्स की। यहां पर अबव साइड में हम कंसीडर करेंगे, दैट इज मीडियम नंबर 1। डाउन साइड में हम कंसीडर करेंगे, दैट इज मीडियम नंबर 2। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे डिस्कस करना है हाइगेन प्रिंसिपल को, सो वी इंसिडेंट and we will incident a wavefront at angle, we will incident a wavefront at angle I. That means if I draw a normal, that the angle of that wavefront is equals to angle A. Clear students? तो ये wavefront हम कंसीडर कर लेते हैं, that is A and B, जैसे हमने लास्ट में कंसीडर किया था। अब यहाँ का केस क्या होगा, हाइगेन का सेम प्रिंसिपल, each and every point of the wavefront will behave like a point source। तो अगर ये point source की तरह behave करेंगे तो दोनों क्या करेंगे, point A, point B और बीच में जितने भी points होंगे वो क्या करेंगे, wave को इमेज करेंगे। हम यहाँ पे A और B points को कंसीडर करने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट कंसीडर किया। तो A point से जो wave है वो t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, A dash डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, क्योंकि अनदर मीडियम है, मीडियम सेकंड। हम कंसीडर कर लेते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज n2। क्लियर? तो यहां पर इस रे ने कितने डिस्टेंस कवर किया, a डैश, और सेम कंडीशन उतने ही टाइम पीरियड में ये जो सेकंड b से इमिट होने वाली रे कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है,
बी भी डिस्टेंस कवर कर रही है। क्योंकि दोनों सेम टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हमारे पास में एक नया फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, वेव फ्रंट का। तो नया वेव फ्रंट हमारे पास में क्या हो गया, ए डैश एंड बी डैश, ये पार्ट क्लियर। अब क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एंगल, जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसा ही आएगा और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो रहेगा, मैं एक एंगल को क्लियर करूंगा, सेकंड एंगल में आपको क्लियर करना है। देखो ये एंगल आई, वेव और वेव फ्रंट के बिटवीन बनने वाला एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस रिमेनिंग पार्ट इज 90 माइनस आई, देन ऑब्वियसली दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल आई। कोई कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर सेकंड, दिस एंगल इज इक्वल टू आर, देन द एंगल बिटवीन वेव एंड वेव फ्रंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, then the remaining angle is 90 minus r, then this angle is equals to angle r। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब स्टूडेंट सोचो कि करना क्या है, हमें किसको प्रूव करना है, डिफ्रैक्शन को, और डिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए हमें स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है। तो माइंड में सोचो कि स्नेल्स लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ sin i ओवर में sin r इज इक्वल्स टू में n/1, यही था स्नेल्स लॉ। n/1 का मींस क्या होता है, n2 by n1। तो मुझे इसी को प्रूफ करना है, तो इसी को प्रूफ करते हैं। इसी को प्रूफ करने के लिए हमें sin i चाहिए, तो सबसे पहले sin i हमें इस ट्रायंगल से मिलेगा। तो एंगल ट्रायंगल ए बी एंड बी डैश, ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लास्ट जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें हमने इस पॉइंट को क्लियर कर लिया कि एंगल क्या है, 90 डिग्री। नहीं भी क्लियर हुआ हो तो वेव और वेव फ्रंट के बिटवीन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एंगल के जस्ट सामने आपके में हुआ परपेंडिकुलर, ये वर्क करेगा किसका, हाइपोटेन्यूज का। तो दैट मींस क्या है कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABB डैश sin i इज इक्वल्स टू, में आपको इसमें वैल्यू आ जाएगी, दैट इज BB डैश ओवर में AB डैश। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन हम नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल A डैश B डैश, बाय द ट्रायंगल A डैश B डैश। तो इस ट्रायंगल के थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, sin r फाइंड करेंगे। sin r का वैल्यू क्या आएगा बेटा, A डैश ओवर में AB डैश। तो देखो A डैश ओवर में AB डैश। अब यहां कॉमन क्या बेटा, AB डैश दोनों में अपॉन में क्या करो, रेशियो फाइंड कर लो, क्योंकि हमें रेशियो तो क्या करना है, फाइंड करना है। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय डिवाइड sin i ओवर में sin r इज इक्वल्स टू में BB डैश ओवर में AA डैश। अब बेटा यहां एक प्रॉब्लम है, क्या, BB डैश और AA डैश का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए चलो हाइगन प्रिंसिपल पे। आफ्टर t टाइम, दैट मींस क्या है कि आफ्टर t टाइम B will reach at B dash and A will reach at A dash, it means time is similar for both. So if time is similar but the velocity of light is different in different medium, so I am considering velocity of light in the first medium is v1 and in second medium is v2. Clear? So here the distance is covered by the light is v1 multiplied by t, and here the distance is covered by the light is equals to v2 multiplied by t. Simple. Put these values at the BB dash and AA dash, then sin i over में sin r is equals to में BB dash that is equals to में v1 multiplied by t, and what is the value of AA dash? The value of AA dash is v2 multiplied by t. So v1 and v2 multiplied by t, t से t cancel out, then sin i over में sin r is equals to में v1 over में v2. Clear? When we discuss about the velocity of light in a medium, in that case velocity of light in medium, तो velocity को v of light in medium, then the formula of velocity is equals to c by the refractive index. So for the first medium
The formula is C over में refractive index of first medium, and for the second medium, the formula of velocity is C over में second medium. If you solve out this both thing, then you can cancel out C to C. Then you are having the value 1 over में n1 over में 1 over में n2. And when you solve out the another thing, then you got sin I over में sin R is equals to me n2 over me n1. That means equals to me n2. So what is this? This is the law of refraction. That is the Snell's law. It means we can validate refraction through the help of Huygens principle. तो इट मींस क्या है? यहाँ पर हमने क्या क्लियर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेव फ्रंट क्लियर किया, हाइगेन प्रिंसिपल क्लियर कर लिया, और हाइगेन प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को क्लियर कर लिया. तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू. पढ़ते रहो, स्माइल करते रहो. बाय बाय.